रशिया और यूक्रेन जंग में शिद्दत आती जा रही है और ऐसे वक्त में दो यहूदी ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं रशिया के खिलाफ साजिशें करने के लिए, जबकि रशिया के साथ साथ ईरान को भी इस जंग में धकेलने की पूरी मनसूबाबंदी की जा रही है। इसका तोड़ निकालने के लिए इस वक्त शुमाली कोरिया भी मैदान में आ चुका है, यानी बबलू भाई की फ़ौज अब रशिया के लिए लड़ेगी। ये सब कैसे होगा, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, मैंने इंट्रो में तो ये बता दिया कि ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू दो यहूदी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब ये खबरें सामने आ रही हैं कि तकरीबन 30,000 फ़ौजी शुमाली कोरिया के वो रशिया और यूक्रेन जंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। असल में रूस और यूक्रेन की जंग में शिद्दत आती जा रही है और अब यूक्रेन जो है वो उन जगहों पे हमले कर रहा है जहां वो पहले नहीं कर रहा था। मिसाल के तौर पे वो अब शहरियों को बराह रास्त निशाना बना रहा है रूस के अंदर, और इसीलिए अब ये जंग की आग जो चूँकि फैलती जा रही है तो इसमें नए प्लेयर्स दाखिल हो रहे हैं। और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में भी ये बात की, बहुत से मीडिया आउटलेट्स भी इसको कोट कर रहे हैं कि 30,000 के करीब नॉर्थ कोरिया के फ़ौजी अब रशिया की मदद के लिए आ रहे हैं और उसकी तरफ से जंग लड़ेंगे ज़ेलेंस्की की फ़ौज के ख़िलाफ़, यानी यूक्रेन के ख़िलाफ़। तो अब ये इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। अब इसीलिए उसने महाज़ जंग को चूँकि वो फैलाना चाह रहा है नेतन्याहू, और वो चाह रहा है कि इसमें पूरी तरह ईरान को बिलवास्ता तौर पे कहीं ना कहीं वो इस पर अटैक कर सके ईरान के ऊपर, तो वो ईरान को खींच के ला रहे हैं इस तरह कि कैस्पियन सी में उसका एक जहाज़ तबाह कर देते हैं और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये रशिया के लिए असलहा लेके जा रहा था और उसमें एक ईरानी शहरी की जान भी ले लेते हैं, उसको शहीद कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़ेलेंस्की इस वक्त पूरे पत्ते अपने खोल के जंग के लिए बैठ चुका है और वो न सिर्फ रशिया के ऊपर हमले कर रहा है बल्कि ईरान को भी फोकस कर रहा है। तो इसका मतलब है जंग फैल रही है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसे वक्त में एंट्री डालने का कहा है कि जिसमें कुछ मीडिया आउटलेट्स भी इसको कोट कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की को ये बहुत ज़्यादा खदशा है कि इनके 30,000 फौजी जब आएंगे तो मैदान जंग का नक्शा बदल जाएगा। ज़ाहिर है जब नॉर्थ कोरिया आएगा और वो अपने कहीं ना कहीं असलहे के साथ आ गया वहाँ पर और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ आ गया तो ऑब्वियसली वो अगर फौजी भेजेगा तो वो सिर्फ निहत्ते फौजी तो नहीं भेजेगा ना, वो अपना असलहा भी साथ भेजेगा, हो सकता है अपने मिसाइल भी साथ भेजे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो उसके बाद जिस लेवल की जंग ये छिड़ने वाली है वो अमेरिका के हाथ से भी निकल जाएगी, क्योंकि इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए आदिल भाई कि अमेरिका के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गए, डिप्लीट हो गए, और इस बात का ऐलान कोई और नहीं कर रहा, जनरल डैन केन खुद कर रहे हैं और ट्रंप को बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये बहुत शदीद किस्म का ऑफिशियल स्टेटमेंट है और इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा मदद ज़ेलेंस्की की नहीं कर सकेगा। और यूरोप भी अगर आ रहा है तो यूरोप को दो एंगल से ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करना है। एक तो उसको बहुत सारे पैसे देने जो वो 7 अरब यूरो मांग रहा है उनसे फौरी तौर पे, और इसी के साथ साथ उसको अपनी टेक्नोलॉजी के साथ असलहा देना है। तो यानी दोनों तरफ से पैसे लुटाने हैं, खर्च करने हैं। अब उससे वो हासिल क्या कर रहे हैं, हासिल तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रशिया को यूरोप की नज़र से आप देखें तो वो बहुत मजबूती से खड़ा है और वो अब जब हमले कर रहा है तो आज ही की खबर है कि उन्होंने रशिया ने हमले करके पूरी पोर्ट्स उड़ा दी हैं उनकी और बहुत सारी उनकी जो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ थी उनको भी तबाह किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम साहिली इलाकों पे देख रहे थे कि बहुत अरसे से ब्लैक सी में जाके यही हमले कर रहे थे यूक्रेन की जानिब से और रशिया के शैडो फ्लीट्स को तबाह कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में ये भी चीज़ सामने आई है, तकरीबन 200 के करीब रशियन ऑयल वेसल्स हैं जिन्हें निशाना बनाया गया यूक्रेन की जानिब से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या करते हैं कि ब्लैक सी में जैसे ही ये शैडो फ्लीट आने लगता है तो उसको अपने जो वाटर ड्रोन्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, उनके ज़रिए उसको निशाना बनाते हैं और उनको बहुत सारे जंगी तैयारों से उन पर फायरिंग करके उनको तबाह करने की कोशिश की गई। लेकिन ये ज़ाहिर है साइज़ में छोटे होते हैं, इनको पूरे समंदर की एक उसमें पकड़ना इतना आसान नहीं होता, तो वो जाके टकराते हैं और एक हिस्सा तबाह कर देते हैं। जब एक हिस्सा बहुत बड़ी हिस्सा तबाह हो जाता है तो उसके बाद वो जहाज़ ज़ाहिर है एक तरह से मुर्दा जहाज़ हो जाता है, वो तैरने लगता है, तो वो फिर एक बोझ बन जाता है समंदर पे खुद रशिया के लिए भी। तो अब रशिया को अंदाज़ा हो गया है कि इनको भी वही चोट पहुंचानी है जो इन्होंने पहले पहुंचाई थी हम लोगों को, और इसीलिए वो एक नए अंदाज से अब हमले करने शुरू कर रहा है। इसीलिए हम तस्करा सुन रहे हैं मॉस्कीटो फ्लीट का भी, जो ईरान की तर्ज के हमले हैं वो भी शायद शुरू हो सकते हैं। और नॉर्थ कोरिया अगर इस जंग के अंदर आ गया तो ये एक नेक्स्ट लेवल की जंग होगी, क्योंकि बराह रास्त जब उसको चोट पहुंचेगी ज़ेलेंस्की को तो वो 2-3 तरफ आवाज़ें देगा। सबसे पहली आवाज़ वो देगा यूरोप को, दूसरी आवाज़ वो देगा डोनाल्ड ट्रंप को, तीसरी आवाज़ वो देगा नेतन्याहू को कि तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे उकसाने पे मैंने इतनी जंग को फैला दिया, ज़रा जल्दी से मेरी मदद को आओ। और शुमाली कोरिया बराह रास्त उसको चिढ़ है इस वक्त इसराइल के नाम से। अच्छा, मेरा सवाल है कि जिस तरह यूरोप जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, उसके पीछे खड़ा है, अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, नेतन्याहू उसके पीछे खड़ा है, दूसरी जानिब अगर शुमाली कोरिया के फ़ौजी 30,000 फ़ौजी रशिया आ जाते हैं और अपना असलहा या मिसाइल भी वो भेज देता है,
तो क्या यूरोप और शुमाली कोरिया भी आमने सामने नहीं आ गए? बिल्कुल ऐसा ही है, यूरोप और शुमाली कोरिया आमने सामने आ जाएंगे। और इसमें आप एक नए प्लेयर की एंट्री सुने कि जो उनको वो कहना शुरू कर रहे हैं कि ये चाइना वहाँ सैटेलाइट के ज़रिए कुछ टेक्नोलॉजी के मैदान में रशिया की मदद कर रहा है, जहाँ रशिया की थोड़ी बहुत कमी रह गई थी। तो इसका मतलब ये है कि पूरा पूरा जो ब्लॉक बन गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इसमें ईरान हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया। बिल्कुल, ये तो सारे इत्तेहादी हैं ना, ये इत्तेहादी हैं, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, दूसरी तरफ ईरान हो गया, सारे इत्तेहादी भी हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और अगर एक अलग से ब्लॉक उभर के मुकम्मल तौर पर सामने आ जाता है तो ये पूरा ब्लॉक अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो प्यूटिन का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जब यूक्रेन को ना हम तोड़ देंगे, जब ये यूक्रेन टूटेगा तो बहुत सारे इलाके बहुत सारे यूरोपीय मुल्कों को मिलेंगे, तो ये उनके लिए एक तरह का तोहफा हो जाएगा। तो अब यूरोपीय मुल्क जो है ना, वो शायद ये भी सोच रहे हैं कि भाई अगर ये चीज़ टूटती है, अगर हम इसकी हेल्प करते हैं तो कितनी हेल्प करनी है, हमें ये बताओ कि कितना पंप करना है पैसा तुम्हारी इस जंग के अंदर। तो ये इसका जो नंबर है, इसका जो क्वांटम, जो भी कह लें आप, वो ज़ेलेनिस्की के पास नहीं है। और ज़ेलेनिस्की को नहीं पता उसको कब तक ये जंग लड़नी है। और उसके बाद करना ये है कि अगर ये टूटता है तो फ़ायदा फिर भी यूरोप को ही हुआ। तो दोनों सूरतों में जो है वो यूरोप जो है वो किसी ना किसी तरह फ़ायदे में। एक तो वो नंबर 1 कि वो रशिया के सामने नहीं खड़ा हुआ, और नंबर 2 ये कि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसको कुछ इलाके मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि रशिया के साथ यूरोप बराह रास्त अब लड़ाई कर रहा है, अपने फंड्स दे रहा है, असला दे रहा है, टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। और अब अगर इसने मज़ीद इस तरह की चीज़ें की तो रशिया अब पोलैंड के बाद कहा जा रहा है कि पोलैंड पे हमला करेगा, यानी कि यूरोप का पहला गेटवे हो गया, तो वहाँ पे हमला करेगा और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आगे। अच्छा अज़हर भाई, मुझे ही नहीं लगता कि अगर यूक्रेन टूटता है, इसके कुछ हिस्से अलहदा होते हैं तो कुछ हिस्से यूरोप को मिल जाएंगे, रशिया ये होने नहीं देगा। रशिया मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के तमाम इलाकों पर कब्जा करेगा ताकि बिल्कुल यूरोप के दरवाजे पर जाके बैठ जाए। हाँ, ये बिल्कुल एक चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि ये चीज़ उनको पेश की जा रही हो यूरोप को, लेकिन जो प्यूटिन के जहन में कुछ और हो। लेकिन ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ प्यूटिन इसलिए तो नहीं दे रहे कि वो चीज़ों को बांटते फिरेंगे, ज़ाहिर है वो अपनी जेब में रखेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने यूरोप को कोई ना कोई दाना ज़रूर डाला है, इस हवाले से खुश करने की कोशिश की है। लेकिन मसला ये है कि यूरोप का मामला ये है कि वो रशिया के बिल्कुल करीब नहीं आ सकता। उसको अंदाज़ा है कि यूक्रेन का जो एक बफर जोन है वॉर का, अगर ये ख़त्म हो गया तो जो सारी जंग की हिद्दत है वो यूरोप तक पहुंचने लगेगी। और इसी चीज़ से वो डरते हैं और इसीलिए वो इन सारी चीज़ों से डर रहे हैं कि 30,000 फ़ौजी अगर शुमाली कोरिया से पहुंच जाते हैं, किसी तरह का असलहा, बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ पुर्ज़ाजात जो ख़ास तौर पे ईरान बनाता है, असल में वो चीज़ सप्लाई करना शुरू हो जाए वो रशिया को, तो इसका मतलब है, और ये जो सैटेलाइट की मदद देना शुरू कर दे चीन, तो इसके बाद फिर बचता क्या है? तो इसके बाद बचता कुछ भी नहीं है, क्योंकि सामने तो लड़ना है यूक्रेन को। यूरोप अभी खुलकर आके उस पे हमला नहीं कर रहा रशिया पे, तो अब उसके अंदर कितनी हिम्मत है ज़ेलेनिस्की के अंदर, ये देखना पड़ेगा। और आज की ये जो मीटिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली है, वाइट हाउस में होने वाली है, जिसमें नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेनिस्की वगैरह बैठेंगे, ये इस चीज़ को डिटर्मिन करेगी कि बेसिकली आगे जाके वो कहाँ देख रहे हैं, क्या वॉर एस्केलेट होने वाली है, बढ़ने वाली है, या ये ईरान के साथ, रशिया के साथ जो चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सिमट के पीछे की तरफ जाएंगी। तो ये इस पे इसीलिए वाइट हाउस पे बहुत ज़्यादा नज़र है, और इसीलिए बबलू भाई की फ़ौज पे भी नज़र है। और एक पूरा एक सिनेरियो जो बन रहा है, ये एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा सिनेरियो बन रहा है, और आने वाले दिन कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।